प्रिय छात्रों, कल की क्लास में मैंने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई पर चर्चा की थी। साथ ही साथ विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी संबंधी मूल विशेषताओं को रेखांकित किया था और उसके संपूर्ण कथानक को संक्षेप में मैंने बताने की किस बात की थी। और इस क्रम में इस कहानी और कहानीकार यानी इस कहानी के कहानीकार के संबंध में मैंने मोटी मोटी बातें की थी। कहानी का कहानीपन मर्म के इस मर्म को तब स्पर्श करता है जब हम उसका अवलोकन बहुत सूक्ष्मतापूर्वक करते हैं। इस दृष्टि से जरा इस कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक वाक्य आता है। वह द्योतित करता है कि कहानी कैसे शुरू होती है। उसमें एक बच्चा आता है। वह बोलता है, ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? रेलगाड़ी के बाद एक ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में रेलगाड़ी लिखा हुआ है। जब व्याख्या की दृष्टि से हम कहानी को देखते हैं और मन को स्पर्श करने के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बालक कोई आया है जो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसकी जीभ रकार का उच्चारण कर सके, इसलिए वह र का उच्चारण ल करता है। रेलगाड़ी शब्द से ही हमें, जो भी थोड़ा बहुत बाल मनोविज्ञान जानता है, उसे यह समझ में आ जाता है कि किसी बच्चे की आवाज़ है। फिर भी बहुत सारे पाठक शुरुआत में ही भ्रम के शिकार हो सकते हैं, इसलिए रचनाकार ब्रैकेट के भीतर रेलगाड़ी शब्द को भी लिख देता है। यानी वो कहना चाहता है कि यहाँ पर बच्चे के रेलगाड़ी शब्द का अर्थ रेलगाड़ी है। सामान्यतः शुरू में सारे बच्चे र को का उच्चारण ल करते हैं, क्योंकि र में जी को जिस तरीके से मिलाना होता है उसमें उनके लिए ल आसान होता है और ल से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो र पर आते हैं। तो इस वाक्य से ही स्पष्ट हो गया कि एक बच्चा आया है और वो एक प्रश्न करता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि अपने ताऊ से यह प्रश्न करता है कि भाई ताऊ जी, आप मेरे लिए रेलगाड़ी ला दोगे क्या? आगे के वाक्य इसी के स्पष्टीकरण में है कि वह किससे करता है। वह जिससे करता है उस पात्र का, उस किरदार का नाम बाबू रामजी दास है। और बच्चे जैसा कि स्वाभाविक है कि कोई भी आता है तो उसकी ओर दौड़ते हुए अपनी डिमांड को, अपनी मांग को रखते हैं। और जब कोई बच्चा इतने व्यापक लगाव के साथ आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है बड़े उसको अपनी गोद में लेने के लिए उतनी ही उत्तेजना, संबंधों की उष्मिता के साथ अपनी बाहें फैलाकर उसको गले से लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाबू रामजी दास यही करते हैं। वो अपनी बाहें उस बच्चे को लाड़ प्यार और स्नेह देने के लिए फैलाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, ला देंगे। इतना कहते ही बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? हाँ ठीक है, मैं ला दूंगा, लेकिन तू रेलगाड़ी का करेगा क्या? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। यहां थोड़ा सा किरदार के प्रति एक हल्का सा न्याय देखता है। शुरू में रचनाकार यह बताता है कि बच्चा जो लगभग 5 वर्ष का है
वो अभी र का ठीक से उच्चारण नहीं जानता है, इसलिए वह रेलगाड़ी को लेलगाड़ी बोलता है। लेकिन अगले ही वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में सिंगल इन्वर्टेड कामा के भीतर कहानीकार लिख बैठता है कि उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। कायदे से किरदार में अगर बहुत सहजता लानी है तो यहां भी दूर नहीं होगा, दूल जाएंगे। इससे किरदार में सहजता आएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सहजता आखिर इतनी जल्दी रचनाकार भूल कैसे जाता है? रचनाकार ऐसे भूलता नहीं है। बस रचनाकार को किरदार में प्रवेश करने का एक तरीका बताने के उपरांत रचनाकार उस सामान्य भाषा पर आ जाता है जो पाठकीय संप्रेषण का शिकार हो, लेकिन साथ ही साथ वह उस बाल मनोविज्ञान को नहीं भूलता। वह अपनी पूरी बात कर देता है। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। बाबूजी अर्थात उसके पिताजी। क्यों नहीं ले जाएंगे भाई? वो बात आगे स्पष्ट होती है। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। अब यहां लगता है कि रचनाकार से लगता है सहज ही चूक हो जाती है। दूर को दूल नहीं कह रहा है बच्चा, लेकिन रेलगाड़ी को लेलगाड़ी ही कह रहा है। बाबूजी को इसलिए नहीं लेके जाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या। अगर उन्होंने हमारी उपेक्षा की है तो हम भी उनकी उपेक्षा करेंगे। कायदे से वही हमें रेलगाड़ी ला के देते, नहीं लाए। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। ये हुई बात। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो। यह बाल मनोविज्ञान की निश्चलता है। जब वही बच्चा परिपक्व मनुष्य के रूप में आ जाता है तो खुल के नहीं कहता है कि भाई जिसने मेरा भला नहीं किया मैं उसका भला नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि परिपक्व मस्तिष्क के लिए जो बात हंसी के लिए उपयुक्त हो रही है, हास्यास्पद हो रही है, अगर उस बच्चे की दृष्टि से दुनिया को देखोगी तो तुम्हें यह पता चलेगा कि वो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति में पूरी तरह ईमानदार है। क्योंकि उसकी सपनों की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में जो रेलगाड़ी है उसमें कोई भी बैठेगा तो उसको आनंद मिलेगा, और उसे ये समझ में नहीं आता है कि इस आनंद के प्रति बाकी के बड़े क्यों इतने ललायित नहीं हैं, इसीलिए वो रेलगाड़ी नहीं ला रहे हैं। और ये तो संभव ही नहीं है कि बड़ों को आनंद नहीं आता हो रेलगाड़ी में बैठने पर। अगर बच्चे को आ रहा है तो बच्चा यह मान करके चलता है कि रेलगाड़ी में बैठना आनंददायी काम है। लेकिन लोग अपनी चीजों में बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी क्षमता को, हमारी आनंद के प्रति चेतना को समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनके समझ में तब आएगी जब हमको रेलगाड़ी मिल जाएगी और उन लोगों की हम उपेक्षा करेंगे जिन्होंने बड़ी उपेक्षा के भाव से मेरी मांग को देखा है। तब उनको पता चलेगा कि किसी की उपेक्षा करना क्या होता है। जब रेलगाड़ी में हम केवल उन्हीं लोगों को बैठा करके ले जाएंगे जिनकी या तो रेलगाड़ी खरीदने का वश नहीं है, क्षमता नहीं है, या जो हमें रेलगाड़ी ला करके दे सकते हैं। इसको पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़े विद्वान ने विश्व दृष्टि की अवधारणा के रूप में देखा था। हालांकि इस रूप में वह बात नहीं आई थी कि बाल मनोविज्ञान के स्तर पर वह विश्व दृष्टि की अवधारणा क्या करती है, लेकिन विश्व को, दुनिया को देखने का हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, और कहानियां कई बार इस नजरिए के उद्घाटन की दृष्टि से अपना एक नजरिया रखती हैं। जो नजरिया एक मजदूर का दुनिया को देखने का होगा, वही नजरिया एक पूंजीपति का नहीं होगा जो फैक्ट्री का मालिक है। इन दोनों के नजरिए इसके आधार पर ही सौंदर्य बोध का भी नजरिया होगा। इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन बालक की दृष्टि से अगर तुम किसी भी चीज को देखना चाहो तो वही चीज परिपक्व मस्तिष्क की दृष्टि से नहीं होगा, वही उतना उपयुक्त नहीं होगा। बालक के लिए एक तरह से तुम स्वर्ग की कल्पना करो तो क्या होगी? अधिकाधिक रूप से बालक के लिए स्वर्ग वही होगा जहां चॉकलेट के पेड़ होंगे, टाफियां लटकी होंगी, उनके खिलौने वाली गाड़ियां होंगी, ढेर सारे खिलौने होंगे। बालक के लिए स्वर्ग का आनंद वही होगा।
लेकिन परिपक्व मनुष्य जब स्वर्ग की कल्पना करता है तो वह क्या क्या खोजता है, झरने, नदियां, अप्सराएं आदि न जाने क्या क्या, ये सब तुम ढंग से समझ सकती हो। तो इस दृष्टि से हर स्तर पर बैठे व्यक्ति, चाहे वो स्तर सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उम्र और वय का स्तर हो, चाहे देश और काल का स्तर हो, उस दृष्टि से दुनिया देखता है। और यहाँ पर यह बालक यह देख रहा है कि रेलगाड़ी में बैठकर दूर तक घूमना सबसे आनंददायी कार्य है, और जो इस आनंददायी कार्य से वंचित हो जाएगा वो अपने आप अपनी गलतियों का एहसास कर लेगा। इसलिए वो बड़े निश्चल भाव से अपनी अभिव्यक्ति कर देता है कि भाई आप ला करके रेलगाड़ी हमें दे दोगे तो आपको भी ले जाएंगे, नहीं तो आप भी ये मत समझो मैं आपका सगा हूं। जैसे मैं बाबूजी को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बाबूजी नहीं ला करके देते हैं, आप में संभावना है देने कि आप ले करके दोगे तो मैं आपको भी उस रेलगाड़ी में दूर तक ले जाऊंगा। अब बाबूजी क्या कहते हैं, चल ठीक है भाई, और किसे ले जाएगा, पूछते हैं प्रश्न, और किसे ले जाएगा। बालक दम भर सोचकर बोला, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पुनः रचनाकार उस बालक के मन के भीतर घुसता है और उस किरदार को जीता हुआ बोलता है। इसलिए बस को बालक बच्छ बोलता है, और को औल बोलता है, दूर को दूल नहीं बोला है, ध्यान रखने की बात है। व्याख्या में यही छोटी छोटी बातें, शब्द चयन, क्योंकि गद्य की व्याख्या में अर्थ की अन्विति बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती। कविता में तो कई बार हो जाता है कि कविता में प्रयोग किए गए चुने हुए शब्द का सहज और सरल भाषा में आपने अनुवाद कर दिया, इसका मतलब आपने अर्थ बता दिया और थोड़ा सा उसके भाव को पकड़ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर सकती हैं। लेकिन गद्य में जब भाषा पहले से ही सरल और सहज है, फिर आप नया अर्थ उसमें से कहां लाएंगे, फिर उसमें से ध्वनित होने वाले अर्थ को पकड़ना होगा। बस को बच कहना अपने आप में बाल मनोविज्ञान को द्योतित करता है और उस बालक की दृढ़ निश्चय, प्रकृति और निर्णय लेने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। बस मतलब आप हमको धर्म संकट में मत डालिए कि इसको ले जाएगा कि नहीं, इसको ले जाएगा कि नहीं, इसको ले जाएगा कि नहीं, बस और किसी को नहीं ले जाना है, केवल तुम्हें ले जाएंगे क्योंकि तुम रेलगाड़ी ला के दी हो। यानी कि बड़ों को इसलिए ले जाएंगे कि भाई चलो तुमने कम से कम हमारी समझ का सम्मान किया, हमें समझा, हमारे लिए रेलगाड़ी ला के दी, उसको ले जाएंगे और चुन्नी को ले जाएंगे और किसी को नहीं ले जाएंगे। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही है और इन्हीं धारणाओं से जो बचपन की निश्चलता उत्पन्न होती है वह निश्चलता ही आनंद देती है। कभी भी ये देखा है कि किसी की कुटिल चालों के प्रति किसी के मन में विनोद का भाव आता हो, किसी के मन में रंजन का भाव आता हो? रंजन भी निश्चलता ही कर पाती है, सहजता ही कर पाती है। बनावटीपन और कुटिलता हमेशा मनुष्य के मन को रंजन करने वाले भाव को बाधित करती है। इसलिए बड़े अक्सर बच्चों की बातों में उलझते हैं और जब वह उलझते हैं तो उतनी देर के लिए कम से कम अपनी दुनिया के सुखों और दुखों को भूल जाते हैं और यह कोशिश करते हैं कि बात को इस तरीके से बढ़ाई जाए कि बच्चा भी खुश हो, उसे भी स्नेह की अनुभूति हो और उसकी बातों की निश्चलता में हम ऐसे डूब जाएं कि अपने निजी सुखों और दुखों को भूलकर उस निश्चलता में डूबते हुए आनंद की अनुभूति करें। और यह अनुभूति सहजता के स्तर पर, निश्चलता के स्तर पर एक बालक ही दे सकता है। बाबू रामजी दास कहाँ मानने वाले थे? लेखक बता देता है। वो अपनी इस बात में औरों को भी शामिल करना चाहते हैं। इसलिए पहले लेखक यह बताता है कि रामजी दास की अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी वहां पर बैठती हैं, वहां पर दिखती हैं, बैठी हुई हैं। रामजी दास ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। बच्चे ने पहले ही कह दिया, बालक ने पहले ही कह दिया कि और किसी को नहीं ले जाएंगे।
अब थोड़ा सा छेड़ने वाली निगाह से वो बोलता है कि जरा देखें कि उसकी पत्नी की क्या प्रक्रिया है। विनोद को कुछ आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी पत्नी को भी इसमें शामिल करना चाहता है। इस दृष्टि से वह पूछता है, क्या ताई जी को नहीं ले जाएगा? इस पर उस बालक की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बात करेंगे अगली क्लास में।